बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, सेशन स्टार्ट हो चुका है। फिजिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम के बाद की कहानी पढ़ेंगे जिसमें सभी को डाउट होता है, तो फटाफट से आ जाइए। फटाफट से आ जाइए चैनल पे। दिस इज योर मेंटोर, दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटोर पायल अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ वेद प्रेप केम अकेडमी। तो देखिए, सारे बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। हाँ जी, क्लास का टाइम हो चुका है। सेशन आपको नोटिफिकेशन सबको मिल गई है। थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके पास नोटिफिकेशन आई है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर वापस से फिर वही टाइम हो जाएगा हमारा जो हम पहले जिस टाइम पे हमारे सेशंस होते थे। तो देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, कुछ हमने सीखे बेसिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो सब चीजें। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ, वो हमसे जुड़ सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं। ठीक है, वो लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी सीरीज को। आ जाते हैं वापस इसी पे, फेज इक्विलिब्रियम पार्ट 4। इसमें हम डिस्कशन करेंगे आज टू कंपोनेंट सिस्टम का। देखिए, इससे पहले मैंने आपको वन कंपोनेंट सिस्टम लास्ट कल ही हमने डिस्कस किया था। वन कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। उससे पहले हमने किया था हमारा गिब्स फेज रूल पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उसको सीखा था। तो आज हम ये टू कंपोनेंट सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, वन बाय वन क्वेश्चंस के थ्रू ही टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, अलग से थ्योरी नहीं करेंगे हम, पता ही है। चलिए, तो टू कंपोनेंट सिस्टम पे जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। चलिए, इससे पहले हम कुछ और बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं। इस तक जाने से पहले हम थोड़े से कुछ और इजी क्वेश्चंस लेते हैं, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं टॉपिक से। ठीक है चलो, सबसे पहले जैसे ये देखिए, कूलिंग कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन। फटाफट से आंसर दीजिए इसका मुझे। सबसे पहले तो देखो, जितने लोग देख रहे हैं ना, लाइक करो वीडियो को। डेली आते हो, सेशंस लेते हो, ठीक है ना, कुछ तो रिगार्ड कर सकते हो ना, कुछ तो। क्या करना है आपको, वीडियो लाइक ही तो करनी है। वीडियो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। आपको कितनी बार बोला हुआ है, आप लोग जब तक अपने सब लेकर नहीं आएंगे अपने फ्रेंड्स को, तो कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट कैसे बनेगा। ठीक है, कंपटीशन में उतर रहे हो तो कंपटीशन फेस करो। चलिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। कूलिंग कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन। कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं? देखो, टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या होता है ना, टू कंपोनेंट सिस्टम हम पढ़ने से पहले टू कंपोनेंट सिस्टम की कहानी क्या होती है, अगर हम गिब्स फेज रूल पे जाते हैं, C माइनस पी प्लस टू। ठीक है, देखिए क्या होता है, C माइनस पी प्लस टू हम बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टू कंपोनेंट लेती हूँ तो दैट वुड बी 4 माइनस पी। तो अगर मैं निकालना चाहती हूँ कि कितनी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो मुझे रखने पड़ेंगे फेजेस मिनिमम, और मिनिमम फेज इज 1। तो मैक्सिमम यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को हम यूज करते हैं। वो कौन कौन सी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं? तो देखिए, यहाँ पर 3 डिग्री मतलब हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स हम एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। एंड आउट ऑफ दीज 3, वन इज टेम्परेचर, वन इज प्रेशर एंड वन इज कॉम्पोजिशन। यहाँ देखो, कॉम्पोजिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू कंपोनेंट सिस्टम में। ठीक है ना, क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम में तो मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि जब कंपोनेंट ही वन है, एक ही चीज है, तो एक ही चीज सारे में होगी, उसमें तो कॉम्पोजिशन वन ही हो गई ना उसकी। जब लेकिन अगर हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम है, तो हमें बताना होगा कौन कितने में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब दो चीजें अगर साथ में प्रेजेंट होंगी तो हमें उसमें ये बताना पड़ेगा ना कितने में कितना प्रेजेंट है, दैट इज कॉम्पोजिशन। तो यहाँ हम तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, अब क्या होता है ना, प्लॉट अगर हम करने बैठेंगे, 3 चीजों का एक साथ कर पाना मुश्किल हो जाता था। हम 2 चीजों को एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, मतलब 2 चीजों का एक साथ वेरिएशन बता सकते हैं, तीनों का एक साथ हमें बताना नहीं आता। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इन तीनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखते हुए काम करते हैं। और जनरली वो जो चीज होती है वो प्रेशर को हम मान लेते हैं वो कांस्टेंट है, या तो उसकी वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन होती है, हम उसे फिक्स कर देते हैं। और यहाँ हम प्लॉट करते हैं किसके कर्व्स, मतलब हम यहाँ वेरिएशन देखते हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन देखते हैं विद कॉम्पोजिशन। देखिए, वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने किसका वेरिएशन देखा था, ये मोल फ्रैक्शन काई, एक्सेस, ये एक्स नहीं काई है, मोल फ्रैक्शन काई बोलते हैं ना इसको, ऐसे काई।
एक्स नहीं बोलते इसको, एक्स से एक्स भी बोलना छोड़ दो, काई खाई भी होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने पढ़ा था प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम्स, फेज डायग्राम्स, प्रेशर टेम्परेचर। टू कंपोनेंट सिस्टम थोड़ा बदल जाता है, टू कंपोनेंट सिस्टम में जो फेज डायग्राम्स होते हैं वो टेम्परेचर कॉम्पोजिशन के कर्व्स होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन हम यहाँ 0 से 1, जैसे राउल्स लॉ के कर्व प्लॉट करते थे ना, उस तरीके से यहाँ पर प्लॉट किया जाता है। प्रेशर को हम यहाँ कांस्टेंट मानते हुए काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखो क्या होता है, अगर हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक वेरिएबल अपना पहले से ही कांस्टेंट लिया हुआ है, तो हम अपना यहाँ फेज रूल भी चेंज कर लेते हैं। हम अपना फेज रूल भी यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 की जगह ये 1 लिखा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम रिड्यूस्ड फेज रूल यूज करते हैं, मतलब इस 2 की जगह पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई है? तो देखो इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, और टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व बनाने से पहले हम कूलिंग कर्व्स प्लॉट करते हैं। कूलिंग कर्व में क्या करते हैं, हम बेसिकली मेल्ट लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं और उसको कूल करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए, टेम्परेचर डिक्रीज करते करते टाइम के साथ उसका वेरिएशन देखते हैं कि टाइम के साथ साथ कैसे 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 उसका टेम्परेचर जो है चेंज आया। यानी कूलिंग कर्व बेसिकली किस किस के कर्व्स होते हैं, टेम्परेचर टाइम, ठीक है। कूलिंग कर्व्स हमारे टेम्परेचर टाइम ग्राफ्स होते हैं, और ये सबने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। कूलिंग कर्व्स हमारे टेम्परेचर का टाइम के साथ कर्व होता है, मतलब टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कैसे कैसे रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें ये बताता है। अगर मैं 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए इसको बनाती हूँ तो इस तरीके का कर्व आता है, और अगर मैं 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए इसको बनाती हूँ तो इस तरीके का कर्व आता है, ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इन सब चीजों को, इन दोनों कर्व्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे क्या? चलिए देखते हैं, कर ही लेते हैं। चलो देखो यहाँ क्या है, जैसे 1 कंपोनेंट सिस्टम है, लेट अस सपोज ए है मेरे पास। अब ये जो पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए लिक्विड, मतलब यहां पर ए जो है वो पूरा पूरा लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि फेज 1 है उसका। अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं। अब अगर किसी लिक्विड का आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं ये मैंने इसको नाम दे दिया XYZ कर्व। तो इस X से Y तक तो क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है उस लिक्विड की। क्या हो रहा है, कूलिंग ऑफ लिक्विड ए। अब जैसे ही वो लिक्विड ए कूल होते 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 यहाँ पहुंचा, यहाँ उसका सॉलिडिफिकेशन लेटर से स्टार्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे उस मेल्ट में से वो जो लिक्विड था ए, उस मेल्ट में से सॉलिडिफाई होना शुरू कर दिया ए ने। तो यहाँ ए सॉलिड और ए लिक्विड के बीच में, या ए मेल्ट हम कह सकते हैं, पूरा इस लाइन पे इक्विलिब्रियम चलता है, मतलब ये पूरी लाइन सॉलिडिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। और हमें पता है देखो, जब भी कोई प्रोसेस चल रही होती है तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 0 हो जाती है, वो हम निकाल भी सकते हैं। देखो कैसे, फेज रूल लगाओ फटाफट से, फेज रूल लगा दो, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 नहीं +1। हम ऑलरेडी यहाँ प्रेशर को कांस्टेंट रहते हुए चलते हैं, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में आप रिड्यूस फेज रूल ही लगाओगे अगर आप कर्व्स ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स हैं, फेजेस यहाँ पर कितने हैं, 2, सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में, +1। तो यहां हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है ओनली 1, सिर्फ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर हम कहते हैं आती है, ठीक है। और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी यहाँ पर, वो टेम्परेचर, मतलब हमें बस इस सिस्टम का क्या डिफाइन करना है यहाँ पर, इसका टेम्परेचर, ठीक है। कॉम्पोजिशन तो यहाँ पर होती ही नहीं है डिफाइन करने के लिए, क्योंकि 1 कंपोनेंट सिस्टम है और प्रेशर ऑलरेडी डिफाइंड ही है, राइट। यहां से यहां जब हम जाते हैं तो क्या होता है, फेजेस अब हमारे हो जाते हैं। फिर से देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम कह सकते हैं यहां से यहाँ पूरा सॉलिडिफिकेशन चला, इस पॉइंट पर आकर सॉलिडिफिकेशन एंड हो गया, मतलब जितना भी सॉलिड बनना था वो बन चुका। अब Z से लेकर A कर्व तक क्या होता है, वो जो सॉलिड बनता है A, उसकी कूलिंग होती है, मतलब बेसिकली वो कूल होते होते अपना टेम्परेचर कम करता है। तो यहाँ फेज तो रहेगा 1, फेज तो यहाँ पर कितना रहेगा 1, कंपोनेंट कितने 1, ओ सॉरी मैंने गलत लिख लिया, मैं वही सोच रही थी कुछ एरर है। एक्चुअली ये हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए, बताते नहीं हो आप तुम लोग भी, ये 1 कंपोनेंट है, ये 2 कंपोनेंट थोड़ी ना, 1 के लिए ड्रॉ करेंगे। वही मुझे लग रहा था कुछ एरर होगा, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब नथिंग वी हैव टू डिफाइन ओवर हियर, सब कुछ फिक्स है, ये टेम्परेचर फिक्स है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये इसका फिक्स है कि इस पॉइंट पे इसका सॉलिडिफिकेशन होगा। तो 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए ये हॉल्ट, किसी भी ग्राफ में हॉल्ट आ जाए, ऐसी सीधी लाइन आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, हॉल्ट है मतलब वहां सब फिक्स है, कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट का ग्राफ होता है ये, ठीक है। ऐसे यहां पर हम देख सकते हैं, देखो
भैया पहले उसी को ही देखते हैं। अब यहाँ इस लाइन पे फेज 1 है, सॉलिड ही सॉलिड मतलब अपना टेम्परेचर कम कर रहा है, तो कंपोनेंट 1 फेज 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई 1 - 1 + 1 यानी कि 1। यानी यहाँ हमें टेम्परेचर को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट है, कॉम्पोजिशन कुछ होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कूलिंग कर्व फॉर 1 कंपोनेंट सिस्टम। अच्छा 2 कंपोनेंट सिस्टम में थोड़ा सा चीजें वही है। 2 कंपोनेंट सिस्टम में क्या होगा, अब देखो 2 चीजों का मिक्सचर होगा मेरे पास, A + B। लेट अस सपोज स्टार्टिंग में यहाँ पर A + B का मेल्ट है, दोनों लिक्विड फॉर्म में। अब दोनों देखो एक साथ सॉलिडिफाई नहीं होंगे। यहाँ जो काम की बात है ना, काम की बात कह लो या फिर मेन पॉइंट कह लो, वो ये है कि दोनों एक साथ नहीं होंगे, दोनों एक एक करके सॉलिडिफाई होंगे एज अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। अरे भाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट पहले आता है, मतलब सॉलिडिफाई होने का टेम्परेचर पहले आएगा, वो पहले होगा। आ रही है बात समझ में? और वरना देखो यहाँ पर जो हम बेसिकली पॉइंट देते हैं वो ये होता है कि दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट में होगा सॉल्वेंट, वो पहले सॉलिडिफाई होगा, याद रखना। सॉल्वेंट पहले सॉलिडिफाई होगा, सॉल्यूट बाद में सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। पहले सॉल्वेंट सॉलिडिफाई हो जाएगा, इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, अब ये बहुत ट्रिकी चीज है, मतलब मैं अगर समझाने लग जाऊंगी तो सारा चीज इसी में चली जाएगी। बेसिकली यहाँ खेल सारा इम्प्योरिटीज का है। देखो याद रखो, इम्प्योरिटीज हमेशा मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करती है। जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और डिक्रीज हो जाता है। मतलब अब आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो चीज अच्छा वाला 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट मतलब सॉलिडिफाई हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको सॉलिड बनाने के लिए आपको और कम टेम्परेचर, मतलब और ज्यादा उसको कूल करना पड़ेगा। मेहनत बढ़ गई ना, इम्प्योरिटीज हमारी मेहनत ही बढ़ाती है। इम्प्योरिटीज जब होंगी तो इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होगा, हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी उतना ज्यादा शिफ्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम कहते हैं जो सॉल्वेंट है, अब देखो जो ज्यादा अमाउंट में है, जो ज्यादा अमाउंट में है उसका मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट हुआ होगा सॉलिड की वजह से, सॉल्यूट की वजह से, ठीक है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट होते होते हम कह सकते हैं उसका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया होगा, और ज्यादा डिक्रीज हो गया होगा तो वो पहले सॉलिडिफाई होगा। पहले हमें कूल करते करते, पहले हम कह सकते हैं कूल करते करते उसका अचीव होगा, ठीक है। तो आप तो एक चीज याद रखो कि जो सॉल्वेंट होता है पहले वो सॉलिडिफाई होता है। लेट अस सपोज इस ए और बी में से ए हमारा सॉल्वेंट है, तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो सॉल्वेंट है ये पहले लिक्विफाई होगा, सॉरी सॉलिडिफाई होगा। यहाँ दोनों का लिक्विड था, यहाँ इस पूरी लाइन पे ए और बी का लिक्विफिकेशन चलता रहा, मतलब सॉरी ए और बी की कूलिंग चलती रही। जो लिक्विड है इनका वो कूल होता गया, उसका टेम्परेचर कम होता गया। यहाँ पर आकर ए ने सॉलिडिफाई होना शुरू कर दिया, ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही ए का सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है एक ब्रेक पॉइंट आता है, एक ब्रेक पॉइंट आता है ग्राफ में। क्यों आता है ब्रेक पॉइंट, क्योंकि जैसे ए देखो सॉल्यूशन से निकल कर आएगा कॉम्पोजिशन बदलेगी, कॉम्पोजिशन बदलेगी। पहले ए और बी जितना आपस में मान लो 50-50 के रेशियो में था, या 60-70 60-40 या फिर समझ लो 70-30 के रेशियो में थे। ए 70 था, बी 30 था। अब ए सॉलिडिफाई होता जा रहा है तो 70 जो था ए वो बाहर निकलता जा रहा है, सॉलिड बनता जा रहा है। तो अंदर मेल्ट जो है उसमें ए बी के रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा, मतलब बी से कम नहीं होगा पर पहले जितना था उसके रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा। तो अगर उसके रेस्पेक्ट में कम होता जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बदलेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, इम्प्योरिटीज पे अभी बताया था। तो मेल्टिंग पॉइंट बदलेगा, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट आता है, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मेल्टिंग टेम्परेचर चेंज होता होता तो ऐसे पूरे कर्व पे आता है। अब ये वो पॉइंट है, देखो हॉल्ट आ गया। हॉल्ट का मतलब क्या है, हॉल्ट का मतलब क्या है कि यहाँ चल रहा होगा तगड़ा सॉलिडिफिकेशन, यहाँ ए भी सॉलिडिफाई होता है और बी भी सॉलिडिफाई होता है, पूरे नहीं होते, दोनों अभी इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं मेल्ट के साथ। यानी कि यहाँ 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं हमारे, ए का भी सॉलिड बन रहा है, बी का भी सॉलिड बन रहा है, और कहाँ से बन रहा है, सॉल्यूशन में से। तो 3 फेजेस हुए, ए सॉलिड, बी सॉलिड और हमारा मेल्ट। तो 3 फेज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो C-P+1। रिड्यूस फेज रूल लगाएंगे, कंपोनेंट 2 है, फेज 3 है, आ गया 0। बताया था हमेशा हॉल्ट पे हमेशा क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, कांस्टेंट, मतलब रुक गया सब कुछ। ये इस तरीके से याद रखो, किसी भी ग्राफ में ऐसा है
हॉल्ट आ रहा है मतलब कांस्टेंट कर्व, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद कूलिंग होगी। किस किस की कूलिंग होगी बताओ जरा, लिखो जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिखिए कमेंट सेक्शन में और बताइए। सिर्फ प्रवचन सुनते रहते हो तुम, ठीक है, प्रवचन बस सुनते रहेंगे, जवाब देने की बोलते हो तो नहीं देते हो। आंसर कीजिए इसका फटाफट से। क्या होगा बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, क्या होगा यहाँ पर, ए और बी दोनों सॉलिड फॉर्म में होंगे, बिल्कुल सही बात है। ए और बी यहाँ पर दोनों सॉलिडिफाई हो चुके, हम दिल दे चुके सनम वाली कहानी आ गई है यहाँ पर, ठीक है। ए और बी इस पॉइंट तक दोनों सॉलिडिफाई हो चुके हैं, मतलब अब मेल्ट खत्म, मेल्ट को कर दो बाय बाय, लिक्विड हमारा जा चुका। अब इस टेम्परेचर के नीचे, इस टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसपे दोनों का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, मतलब दोनों का सॉलिडिफिकेशन खत्म हो गया, कहने का मतलब। ये जो टेम्परेचर होता है ना, इसको बोलते हैं यूटेक्टिक टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे दोनों का एक साथ सॉलिडिफिकेशन चलता है। इससे नीचे टेम्परेचर पे तो दोनों सॉलिड में ही एग्जिस्ट करेंगे, इससे नीचे कोई भी टेम्परेचर लोगे तो दोनों ही सॉलिड बन चुके हों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हमें काम करना होता है। तो देखो ये होते हैं हमारे कूलिंग कर्व्स। तो यहाँ पर ये जो लाइन बनी, ये इसके बारे में जरा बताइए। इस लाइन पे हमारे कितने फेजेस होंगे, फेज तो होंगे 2, कॉम्पोनेंट 2 है ही, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं C माइनस P प्लस 1, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव टू चेक ओवर हियर, ठीक है ना। एक हमें वेरिएबल चाहिए होगा इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट कूलिंग कर्व्स, आई के समझ में आ गए होंगे। ये 1 कंपोनेंट सिस्टम का सिंपल सा, और ये 2 कंपोनेंट सिस्टम का, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसी के बारे में देखो पूछा है मैंने, कूलिंग कर्व्स आपको एक्सप्लेन किया। आप मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए आप लोगों की तरफ से। फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेक पॉइंट इन कूलिंग कर्व ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे 2 कंपोनेंट सिस्टम का फर्स्ट और सेकंड ब्रेक पॉइंट जो होता है फॉर डिफरेंट कॉम्पोजिशन इज, क्या होता है। फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेक पॉइंट इन कूलिंग कर्व फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम इज व्हाट। देखो यानी कि टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन कर्व, टेम्परेचर एंड टाइम कर्व, ये होता है ना कूलिंग कर्व। तो अभी हमने ड्रॉ किया था कर्व, कैसा आया था, इस तरीके का कुछ कर्व आया था, राइट। तो पहला ब्रेक पॉइंट क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट इज दिस एंड सेकंड ब्रेक पॉइंट इज दिस। तो कह रहा है कि दोनों पे बेसिकली आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, और कुछ भी नहीं, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था, क्वेश्चन पूछा इसने अलग तरीके से, बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम ही निकलवा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टेम्परेचर ही है। तो वही पूछ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये बताओ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अच्छा, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पर देख लेते हैं, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर सेकंड ब्रेक पॉइंट पे, सेकंड ब्रेक पॉइंट पे तो मुझे देखो अभी मैंने बताया था, यहाँ पर पूरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहती है वो रहती है 0, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंपोनेंट 2 है, फेजेस 3 है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप निकालेंगे फेज रूल से तो 0। ये हॉल्ट पॉइंट अभी बताया था ना, यूटेक्टिक टेम्परेचर फिक्स। इस पे देख लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर ए का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो ए सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद मेल्ट। तो आपके फेजेस तो हैं 2, कंपोनेंट 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज C माइनस P प्लस 1, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, और वो कौन सी होगी, टेम्परेचर होगा। क्योंकि देखिए कॉम्पोजिशन तो इस केस में, कॉम्पोजिशन की तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा और वो टेम्परेचर होगा, मतलब टेम्परेचर वी हैव टू डिफाइन ओवर हियर, ठीक है। प्रेशर ऑलरेडी कांस्टेंट है, कॉम्पोजिशन की बात हम कर नहीं रहे क्योंकि 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है, ठीक है। तो पहले ब्रेक पॉइंट को हम कह सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो टेम्परेचर होता है। दूसरे पॉइंट को हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पूरा हॉल्ट है, इस पे टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट है। क्लियर है, अरे बोल तो दो। देखो समझ में आ रहा है, 2 कंपोनेंट सिस्टम थोड़ा सा ट्रिकी तो होता है, बट समझना चाहोगे तो सब समझ में आएगा। देखो चीजों को हमें करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी हमें समझ में आती है चीजें। हम सोचे हवा हवा में सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
आप देखो जुड़े, आप रेगुलरली अपडेट चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हम पता सेशन कब होता है कब नहीं है सब, तो आप देखो टेलीग्राम पे जुड़िए, सबसे पहले आप ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्मार्टफोन्स आप सब यूज करते ही हैं जब लेक्चर लेने के, तो आप टेलीग्राम भी यूज कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है। इसका लिंक, ज्वाइन करने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहा है। इससे क्या है कि आप अपडेटेड रहेंगे, सेशन की इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर हो जाती है। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, बैच स्टूडेंट है, उनको तो ऐप पे ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्लासेस में भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। वरना आप चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, चैनल तो सबको सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। बेल आइकन प्रेस करनी है, ठीक है, बेल आइकन प्रेस। ये चीजें मुझे बतानी नहीं पड़े बार बार, ठीक है, ये चीजें ऐसी है जो मुझे बतानी नहीं पड़े बार बार, आप लोग को खुद पता होना चाहिए। बड़े स्मार्ट बच्चे हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे नहीं हो जिनको सिखाना पढ़ाना पड़े, ठीक है। आप सब अच्छा 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 बुरा बुरा अपना भला बुरा कहते हैं ना, सब जानते हो, ठीक है। अच्छा, और पढ़ना है अगर किसी ने, बैच की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं वेद प्रेप केम अकेडमी की, आप देख सकते हो, ठीक है। डेली डेमोज भी हो रहे हैं, ओरिएंटेशंस हो रही हैं, भाई देखा करो चैनल पे, बहुत कुछ है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं और जाना ही नहीं है, केमिस्ट्री के लिए कहीं और जाना ही नहीं है। रिजल्ट यहाँ है, मटेरियल यहाँ है, टीचर सब यहाँ है, बढ़िया, क्या लोगे और क्या लोगे, ठीक है। तो कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हमने किया ये ब्रेक पॉइंट का। अच्छा ये बताइए, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा, बताओ फटाफट से। अब जल्दी से मुझे आंसर चाहिए सही, बहुत पढ़ लिया तुमने, आंसर दो अब। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसपे दो एलोट्रोपिक फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है, बताइए जरा। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट या इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट? ट्रांजिशन टेम्परेचर, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट इनकॉन्ग्रुएंट क्या होता है जरा लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, फिर डिस्कस करेंगे इसको। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट एंड इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, चलिए बताइए, देखते हैं कितनी नॉलेज है आपको ऑलरेडी। फिर से देखो कूलिंग कर्व आ गया, सारे क्वेश्चंस अभी हम कूलिंग कर्व्स के बेस पर कर रहे हैं। कह रहे हैं द पॉइंट वेयर सॉलिडिफिकेशन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स गेट कंप्लीट, बता दो भैया, ये तो बता दो, अभी पढ़ाया था, अरे अभी बताया था, गलत मत बता देना, अभी बताया था ना। बताइए कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका सॉलिडिफिकेशन खत्म हो जाएगा, बताओ। ए बी सी डी कौन सा पॉइंट होगा? सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर आया ना किसी का भगा दूंगी अभी क्लास में से, इतना बताने के बाद भी गलत आंसर दे रहे हो तो। हाँ जी, यस, डी, डी इज द पॉइंट। डी पॉइंट पर क्या होगा, अभी मैंने बताया था, इस डी पॉइंट पर सॉलिडिफिकेशन एंड हो जाता है। यहां पर पूरा लिक्विड होता है, लिक्विड की कूलिंग होती है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, यहां तक चलता रहता है। यहाँ पर दोनों का एक सॉलिडिफिकेशन होता है। डी वो पॉइंट है जहां पर सॉलिडिफिकेशन खत्म हो जाता है। इस पॉइंट के बाद यानी इस टेम्परेचर के नीचे अब हम कहते हैं ओनली सॉलिड एग्जिस्ट, सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड सारा उसके ऊपर खत्म हो चुका, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिसपे दोनों ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिसके नीचे दोनों सॉलिडिफाई होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज डी। ये वन कंपोनेंट सिस्टम का क्वेश्चन है, चलिए इसका भी आंसर दे दीजिए हाथ के हाथ, बताइए। प्योर सब्सटेंस, देखो कहीं पर भी प्योर सब्सटेंस लिख दिया, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि वो वन कंपोनेंट की बात कर रहा है, आपको अलग से मेंशन करके नहीं देखा कि ये वन कंपोनेंट सिस्टम, ऐसे जरूरी नहीं, आपको खुद आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो वन कंपोनेंट सिस्टम के बारे में बताइए। वेपर ऑफ अ प्योर सब्सटेंस यानी वन कंपोनेंट सिस्टम व्हेन कूल्ड अंडर अ प्रेशर लेस देन इट्स ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो चलिए फेज डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। क्या है ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर? ये
तो इस ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से वो कहता है अंडर अ प्रेशर लेस देन इट्स ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो इस ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर से कम रखते हुए हमने उसको कूल किया है, मतलब हम बेसिकली कूलिंग यहां जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी, किसकी कूलिंग कर रहे हैं हम, वेपर्स की, यानी कि हम यहाँ पर है सॉलिड लिक्विड वेपर। तो हम यहाँ पर खड़े हैं अभी इस तरह किसी पॉइंट पर खड़े हैं लेस देन इट्स क्रिटिकल ट्रिपल पॉइंट प्रेशर यहाँ पर, और हम कूलिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कूलिंग करेंगे क्या होगा, देखो ये जो वेपर्स है, ये जो वेपर्स है ये क्या होंगी, ये यहाँ पर हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये जो वेपर्स है हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाएंगी, लिक्विड तक नहीं जाएंगी। अगर हम इस प्रेशर से नीचे ऐसा काम कर रहे हैं, उसकी कूलिंग कर रहे हैं, तो जनरली ऐसे सोचने में हमें लगता है कि भाई वेपर्स है, वेपर्स को हम कूलिंग करेंगे तो पहले वो लिक्विड बनाएंगी फिर वो सॉलिड बनाएंगी। बट अगर आप यहाँ खड़े होके वो काम कर रहे हैं, क्रिटिकल ये ट्रिपल पॉइंट वाले प्रेशर से नीचे है, मतलब हमने प्रेशर बहुत ही कम दिया हुआ है, बहुत ही कम प्रेशर है, बहुत ही कम प्रेशर पे अगर आप किसी वेपर्स को कूल करते हो तो डायरेक्टली वो क्या बना लेती है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगी डायरेक्टली। ये हम यहाँ से फेज डायग्राम से देख सकते हैं। देखो प्रैक्टिकली सोचने में इसका आंसर कभी नहीं निकल पाएगा, फेज डायग्राम बनाओगे तो तुरंत निकल जाएगा, मैथमेटिकली ग्राफ से, ग्राफ सॉलिड मतलब ग्राफ लॉजिकल रीजन हर किसी चीज का, ठीक है, मैथमेटिक्स लॉजिकल, बिल्कुल कोई इफ बट्स नहीं, सब ठीक। प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो सोचने में कई चीजें लगेंगी कि वेपर्स है, कूल करेंगे, एनर्जीज कम होंगी, ज्यादा होंगी, क्या होगा, ठीक है। जैसे ही किसी फेज का क्वेश्चन आ जाए, सॉलिड लिक्विड गैस, आपको सीधा फेज डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, उससे सारे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी हम कर सकते हैं। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम चल रहा है लिक्विड वाटर और वेपर्स के बीच में। इफ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए मैंने कंटेनर के वॉल्यूम को डबल कर दिया, क्या होना चाहिए, कंटेनर की वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया, क्या होना चाहिए इस केस में अगर हमने कंटेनर की वॉल्यूम को डबल कर दिया तो। फेज डायग्राम से पूछते हैं, चलो वाटर की बात कर रहा है, ये वाटर का फेज डायग्राम है, सॉलिड लिक्विड वेपर, हिंट दे रही हूं आप कीजिए खुद से। बाकी लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम चल रहा था, देखो ऑलरेडी लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पर हम थे और हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो सोचो कहां जाएगी रिएक्शन। देखो लीच एटलिस के पंगे में मत पड़ना, फेज डायग्राम से होगा क्वेश्चन, फेज हिंट दे रही हूं मैं, करो मुझे बताओ इसका आंसर एबीसीडी, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में भी आंसर चाहिए। कह रहा है कि ये इक्विलिब्रियम चल रहा था, हमने यानी कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, हम यहां किसी कर्व पर थे, यहां लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम इस कर्व पर हम ऑलरेडी थे, यहां पर किसी पॉइंट पर मान लेते हैं हम यहां खड़े थे। अब यहां पर हमने खड़े होकर क्या किया, हमने वॉल्यूम को डबल कर दिया। वॉल्यूम डबल करने का मतलब है प्रेशर को हाफ कर दिया, मतलब प्रेशर कम हो गया। कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर नहीं चेंज किया, टेम्परेचर पे लगा दो लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, तो सीधा हम कौन से रीजन में जा गिरेंगे, वेपर वाले रीजन में। कहने का मतलब है जितना लिक्विड था अब वो भी सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में। यानी ये जो इक्विलिब्रियम चल रहा था ये सीधा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ये सीधा आगे की तरफ मूव कर जाएगा, H2O क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, वेपर्स, मोर वेपर्स विल फॉर्म, मोर वेपर्स विल फॉर्म, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोर वाटर वेपर विल फॉर्म। क्लियर है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था। आई होप समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अरे बोल तो दो, कर सकते हैं ऐसा, फेज डायग्राम से ही निकलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टू कंपोनेंट सिस्टम की हम बात कर रहे थे, टू कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम्स पे चलते हैं, जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड।
चलिए बताइए, ये आपका IIT जैम 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए पहले मुझे, फिर इसे डिस्कस करेंगे। पहले मुझे आंसर दीजिए सब बच्चे। कहता है द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम द होमोजीनियस लिक्विड रीजन ऑफ अ टू कंपोनेंट सिस्टम विद यूटेक्टिक पॉइंट एंड एट 1 atm प्रेशर। एक एक लाइन का मतलब समझ लेना, एक एक लाइन को समझना क्या कह रहा है, गलतियां हो जाएंगी वरना। प्रेशर इस केस में फिक्स दे रहा है एट 1 atm, तो यानी प्रेशर को डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं काउंट करना। कह रहे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप बताइए इन द होमोजीनियस लिक्विड रीजन। होमोजीनियस लिक्विड रीजन यानी कि फेज तो हो गया 1, कह रहा है सिर्फ लिक्विड है, होमोजीनियस है सिर्फ लिक्विड है। कंपोनेंट दे रहा है 2, देखो हर लाइन में उसने एक एक चीज दे दी, फेज दे दिया 1, कंपोनेंट दे दिए 2। अगर होमोजीनियस कोई चीज दे दी तो फेज 1 ही तो हो गया। अरे नहीं हुआ क्या, देखो इतने पढ़ चुके हो अब तो, इतना पढ़ चुके हो, अब ये नहीं बोलना। 1 atm प्रेशर दे दिया, इसका मतलब प्रेशर काट दिया उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो बस रिड्यूस फेज रूल लगाओ सबसे पहले तो, क्योंकि एक प्रेशर तो कांस्टेंट ही है। कंपोनेंट कितने 2, फेज कितना 1, कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई, यानी आंसर क्या हो गया हमारा सी हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा सी हो गया। बात समझ में आ रही है? तो वो यही कह रहा था, देखो इन द होमोजीनियस लिक्विड रीजन ऑफ अ टू कंपोनेंट सिस्टम विद अ यूटेक्टिक पॉइंट, यानी बेसिकली वो यहाँ इस रीजन में बात कर रहा है, यहाँ लिक्विड के रीजन में। ये होता है ना फेज डायग्राम, अरे फेज डायग्राम तो आता है बनाना, वो कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम आता है। चलो जरा पहले इसी को ही देख लेते हैं एक बार। ये दिस इज फेज डायग्राम फॉर अ टू कंपोनेंट सिस्टम। लेट अस सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट्स है ए एंड, ये उसका फेज डायग्राम है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और यहाँ हम प्लॉट करते हैं कॉम्पोजिशन। टू कंपोनेंट सिस्टम के फेज डायग्राम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन कंपोनेंट सिस्टम इज फॉर प्रेशर टेम्परेचर, बट टू कंपोनेंट में हम प्लॉट करते हैं टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन। यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट ही माना जाता है, प्रेशर जो है हमारा वो कांस्टेंट ही रहता है, मान लेते हैं, रिड्यूस फेज रूल लगाते हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो पॉइंट है रिप्रेजेंट कर रहा है ये ए का मेल्टिंग पॉइंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी का मेल्टिंग पॉइंट। अब इनमें से ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, कि हो सकता है ए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो या बी का ज्यादा, तो जिसका ज्यादा कम है उस अकॉर्डिंग हम इनको रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरे कर्व पे क्या चल रहा है, देखो इस पूरे कर्व पे जो मैंने कूलिंग कर्व में हम्प नहीं बनाया था, हम मैंने क्या बताया था कि जब भी हम कूलिंग करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता जाएगा। क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि कॉम्पोजिशन शिफ्ट होती है। देखो समझो इस चीज को, यहाँ पर 100% ए था, अब जैसे जैसे अब अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे उसका सॉलिडिफिकेशन होगा। तो ये लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है, लिक्विड है ए और बी का, ये लिक्विड है। इस लिक्विड में से जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम कर रहे हो सॉलिडिफिकेशन होता जा रहा है। तो मान लेते हैं ए सॉलिडिफाई होता गया, जैसे जैसे ए सॉलिडिफाई होगा, देखो अब उस मेल्ट में से ए निकलता जा रहा है, तो पीछे जो बचा मेल्ट उसमें ए कम होता जा रहा है, कह सकते हैं। अरे यार ये बात समझ में, जो पीछे लिक्विड रह गया उसमें से ए कम होता जा रहा है, मतलब बी और ए की कॉम्पोजिशन जो है वो लगातार चेंज होती जा रही है। और कैसे चेंज हो रही है? ए लगातार कम हो रहा है, 100 से कम, देखो 80, 60, 20, 0, और बी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये कॉम्पोजिशन बदलेगी मेल्टिंग पॉइंट भी तो शिफ्ट होता जाएगा, नहीं क्या? अरे मेल्टिंग पॉइंट में प्योरिटी इस पे ही तो डिपेंड करता है। आ रही है बात समझ में? तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा ये ऐसे पूरी लाइन पे शिफ्ट होता जाएगा। सिमिलरली एज फॉर बी, बी में भी यही होगा। बी ये लेते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये था, जैसे जैसे वो सॉलिडिफाई होता जाएगा उसकी कॉम्पोजिशन बदलती जाएगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट शिफ्ट होता जाएगा। ये लाइन क्या है बताओ, ये लाइन क्या है? ये एक सिंगल लाइन, ये जो हमने ड्रॉ कर दी है, व्हाट इज दिस? ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन? कोई बता सकता है? बताओ जरा फटाफट से, तुम लोग बताओ। अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए।
क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन यहाँ पर? यूटेक्टिक टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पे दोनों का सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, मतलब अब इसके नीचे सिर्फ सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। एक चीज याद रखनी है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे सिर्फ सॉलिड रहता है, क्योंकि ये दोनों, ये वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस, अब इसके नीचे मतलब हम लिक्विड को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दोनों सॉलिडिफाई हो चुके होंगे। कूलिंग कर्व में पढ़ा था ना, हॉल्ट आ जाता है, ये वही टेम्परेचर है, ठीक है। तो यूटेक्टिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके नीचे हम कह सकते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके नीचे हमारे दोनों ही सॉलिड बन चुके होते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये है यूटेक्टिक पॉइंट। तो देखो जरूरी नहीं है, पहली बात तो जरूरी नहीं है कि ये यूटेक्टिक पॉइंट पे जो कॉम्पोजिशन हो वो बराबर 50-50 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी कॉम्पोजिशन हो सकती है, वो डिपेंड करता है इनके मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह पे, ठीक है, किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या था। तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे सोचना भी मत कि यूटेक्टिक पॉइंट पे कॉम्पोजिशन 50-50 होगी, वो तो डिपेंड करेगा ना भाई किसका कितना सॉलिडिफिकेशन हुआ। ऐसा भी कर बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो ये वो कॉम्पोजिशन है एक जिसपे हम मानते हैं एक ऐसी कॉम्पोजिशन जहां पर, मतलब इस कॉम्पोजिशन पे हमारा बेसिकली ये वो पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट जहां डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की 0 हो चुकी है। जैसे हमारा ट्रिपल पॉइंट था ना फेज डायग्राम में, वैसे यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट होता है। इस यूटेक्टिक पॉइंट पे हम कह सकते हैं, देखो ए भी इक्विलिब्रियम में है, ए सॉलिड बन रहा है, बी सॉलिड बन रहा है, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में मेल्ट के साथ, यानी फेज यहाँ पर 3 लिए जाते हैं, कंपोनेंट 2 है ही, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी C माइनस P प्लस 1, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी ये जो यूटेक्टिक पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम का प्री डिफाइंड होता है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, प्री डिफाइंड होता है। यहाँ टेम्परेचर भी फिक्स, इस टेम्परेचर को बोला जाता है यूटेक्टिक टेम्परेचर, यहाँ कॉम्पोजिशन भी फिक्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये रहा आपका 2 कंपोनेंट सिस्टम का कर्व। आंसर दीजिए अब जरा, 2 कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। मैंने आपको कूलिंग कर्व समझा दिए और मैंने आपको 2 कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम भी पढ़ना सिखा दिया। अलग अलग पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी अब हम निकाल लेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जब आगे। इसका आंसर दीजिए मुझे फटाफट से, 1 बाय 1 अब क्वेश्चंस करते हैं। अब आप लोग आंसर करोगे। सबसे पहले लाइक करो, देखो वीडियो को, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अभी लाइव है उतने लाइक्स भी होने चाहिए, उससे ज्यादा लाइक्स होने चाहिए। डेली सेशंस आप लोगों के लिए तभी लाए जाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ इतना क्राउड है, आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है और आप डेली लाइव आ रहे हो। तो सिंपल है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम। तो अभी हमने देखा था मैक्सिमम कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए, 3, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन, ठीक है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ कूलिंग कर्व ऑफ अ प्योर कंपोनेंट एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो कितनी होगी फ्रीजिंग पॉइंट पे? 0। प्योर कंपोनेंट है मतलब कंपोनेंट तो हो गए 1, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर ही बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट तो डिफाइंड ही हो गया, फिर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है? बताओ, हॉल्ट पे बात कर रहा है बेसिकली, तो हॉल्ट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 0 होती है, ठीक है। ये तो हम देख कर आए हैं अभी, ये भी सबका हो गया। ट्रांजिशन टेम्परेचर पूछ रहा है सल्फर का, बता दीजिए, याद है सबको? सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज होता है।
95.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका आंसर दीजिए फटाफट से, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। देखिए कूलिंग कर्व का ब्रेक पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट ब्रेक पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ब्रेक पॉइंट? फर्स्ट ब्रेक पॉइंट पर क्या होगा बताइए, इसका तो आंसर आ चुका होगा। अब सब गलत सलत आंसर देते रहते, तो कोई भी सही आंसर नहीं देते। फर्स्ट ब्रेक पॉइंट अभी तो बताया था, इन कूलिंग कर्व ऑफ मिक्सचर ऑफ बी इन ए। बी इन ए का मतलब है ए हमारा ज्यादा अमाउंट में होगा, ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा सॉल्यूट है। बी इन ए में डाला है ना बी को, और मैंने बताया था सॉल्वेंट का पहले होता है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि ये जो फर्स्ट ब्रेक पॉइंट है इस पे किसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन? ए। तो पहले ब्रेक पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं? ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिडिफिकेशन ऑफ ए स्टार्ट्स। बस बहुत सिंपल है, आंसर हो गया हमारा बी। ये आप देख सकते हो यहां से, ये पूरी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ए टू बी। ए टू बी हमारी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जिसपे कूलिंग चल रही है लिक्विड की। लिक्विड है हमारा, वो कूल होता जा रहा है। इस पॉइंट पे हमारा जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है यानी कि सॉल्वेंट, उसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया। कब तक चलेगा? इस पूरी लाइन तक चलेगा, इस पूरी लाइन पे सॉलिडिफिकेशन चलेगा। ठीक है, डी पर खत्म हो जाएगा। अब डी के बाद क्या होगा? कूल करेंगे दोनों के दोनों सॉलिड, मतलब ये वो यूटेक्टिक टेम्परेचर हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, पूछा है इस फेज डायग्राम में, ये एक फेज डायग्राम दिया हुआ है आपको, सिंपल यूटेक्टिक फेज डायग्राम फॉर अ सिस्टम एग्जिबिटिंग क्रिस्टलाइन मॉडिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, इतना ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन, वही उनका फेज डायग्राम है। कह रहा है इस पूरे फेज डायग्राम में बताइए व्हाट इज एओ रिप्रेजेंटिंग। एओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बताओ, फटाफट से आंसर दो मुझे। एओ कहां पर है? एओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबको पता है, अभी बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। What is AO representing? AO
एओ पे क्या चल रहा है बता दो भाई, बता दो। हाँ हाँ, आ रहे आंसर्स आ रहे हैं। सही है, चलो मतलब सीख रहे हो साथ साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब। देखो एओ की अगर मैं बात करूं, एओ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ए लिक्विड है, ए हमारा जो था, ए का सॉलिडिफिकेशन चल रहा है, ए सॉलिडिफाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर पूरे में ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए का सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए बोल सकते हैं हम इसको, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ बी, ये हमारा यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। तो यानी हमसे पूछा था एओ, तो एओ रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर है, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन दोनों का एक साथ कहां हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ बोथ ए एंड बी कहां हो रहा है, इस लाइन, इस कर्व पे। ये पूरी लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन ए सॉलिड, बी सॉलिड एंड मेल्ट, मतलब इस पे पूरी लाइन पे दोनों एक साथ सॉलिडिफाई करते हैं, कहने का मतलब इस लाइन के नीचे कभी लिक्विड नहीं आएगा, याद रखना, हमेशा सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। इसको छोड़ दो अभी, ये क्लॉसियस क्लेपेरन का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे। इसके बताइए जरा, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग लाइन सीओडी, सीओडी पे बतानी है, सीओडी का है ये, सी ओ डी, ये सबको पता है, आप तो बहुत बार बता चुकी हूँ। इस सीओडी पे बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे सीओडी लाइन पे, जल्दी फटाफट 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 आंसर आना चाहिए, टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। इस सीओडी लाइन पे कितने कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहे हैं, जीरो, अभी तो बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, रिड्यूस फेज रूल, वैसे भी ये तो यूटेक्टिक लाइन है, फिक्स है। कंपोनेंट हो गए दो, फेज हो गए तीन, तीन कैसे अभी बताए थे, सॉलिड बी, ए सॉलिड बी और लिक्विड सब इक्विलिब्रियम, दोनों का सॉलिडिफिकेशन चल रहा है, ए और बी दोनों का सॉलिडिफिकेशन चल रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में, जीरो। क्लियर है, चलिए। आइसोथर्मल, चलो इसका आंसर दे दो, चलो देखती हूँ अब वन कंपोनेंट सिस्टम किसको कितना याद है। चलो वन कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से इसको आंसर मुझे दीजिए, सोचिए समझिए, गलत मत देना आंसर बिल्कुल भी, सोच समझ के आंसर देना बच्चों। जल्दी आंसर दीजिए, मैं यही हूं अभी देख रही हूँ। कैसे करना है, इसमें फेज डायग्राम की हेल्प से हम करेंगे, थोड़ा सा फेज डायग्राम की हेल्प लेंगे।
चलिए मैं ही बता देती हूँ। हाँ आंसर आ रहे हैं, देख लेते हैं किसका आंसर ठीक है। देखते हैं चलिए किसका आंसर ठीक है। कह रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ सल्फर रोम्बिक टू सल्फर वेपर विल लेड टू। अब देखो, अगर मैं सल्फर का फेज डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, प्रेशर टेम्परेचर कर्व फॉर सल्फर, तो क्या होता है सल्फर के कर्व में इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। मतलब यहाँ बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। ये तो हमारा सॉलिड मोनो, कौन सा, रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर यहाँ एग्जिस्ट करता है। यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करता है। ये हमारा लिक्विड का रीजन और ये हमारा वेपर का रीजन। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है कि ठीक है, ये पढ़ा होगा सभी ने। ठीक है, अब इसमें हमसे बोल रहा है कि हम हैं कहां पर, रोम्बिक सल्फर और वेपर का इक्विलिब्रियम, यानी ये SR इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर। आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं इसमें। देखो आइसोथर्मल टेम्परेचर पे तो लाइन लगानी है, इसको करना है कांस्टेंट। कंप्रेशन का मतलब है वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, कहने का मतलब है प्रेशर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो हम यहाँ प्लॉट ही नहीं कर रहे ना, हम तो प्रेशर प्लॉट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को रख देते हैं, ये लाइन लगा देते हैं। इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आप इस कर्व पे खड़े हैं और प्रेशर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएंगे, ऐसा ही होगा। जो पीछे कराया था सेम वही है। अरे कुछ भी नया नहीं है भाई। आइसोथर्मल बनाया है तो आइसोथर्मल पे लगा दो लाइन, आइसोथर्मल को कर दिया कांस्टेंट। इस पॉइंट पे कह रहा है इसका इनका इक्विलिब्रियम चल रहा है, यानी यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं, कंप्रेशन किया यानी प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ा के ऊपर ले गए। कहाँ जाकर गिर जाएंगे, रोम्बिक के रीजन में। यानी क्या ज्यादा बन जाएगा, रोम्बिक सल्फर ज्यादा बन जाएगा। यही हमसे पूछा था, आंसर हो गया बी। अरे बोल दो। हाँ बहुत लोगों का सही है, गलत भी दे रहे हो आंसर, गलत भी दे रहे हो। ठीक है, तो गलत क्यों दे रहे हो अभी भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तो बहुत पढ़ चुके हो, अभी भी गलत आंसर्स दोगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फिर से 2 कंपोनेंट सिस्टम पे बेस्ड। फटाफट से, जितना जल्दी आंसर दोगे, सही आंसर दोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएंगे डिस्कस। ये तो सिंपल है, सिस्टम एट पॉइंट ए बी एंड ओ। ए पे क्या है, प्योर लिक्विड, लिक्विड पूरा लिक्विड लिक्विड है, यानी कि फेज हो गया हमारा 1, कंपोनेंट 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे C माइनस P प्लस 1, रिड्यूस फेज रूल, ये आ जाएगा 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं यहाँ पर। ठीक है, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए वी नीड टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन बोथ। तो सिस्टम हो गया हमारा बाई वेरिएंट। बी की बात करें, बी कहां पर है, ये पॉइंट है, लाइन पे खड़े हैं, इक्विलिब्रियम चल रहा होगा, यानी फेजेस तो हो जाएंगे यहाँ पर 2, कंपोनेंट ऑलरेडी 2 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे C माइनस P प्लस 1, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, मोनोवेरिएंट। और ओप तो पता ही है सबको, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अब तो कई बार बता चुकी हूँ। यूटेक्टिक पॉइंट, मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद अब भी पूछोगे क्या ये चीज, यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, जहां हमारे 3 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, कंपोनेंट 2 है ही, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में हो जाएंगी 0, नॉन वेरिएंट पॉइंट। ठीक है, तो बता सकते हैं, कर लेंगे, बोलिए। इसका मतलब ए बी ओ। ए हमारा कैसा आ गया, ए हमारा आ गया बाई वेरिएंट। बी की बात करें तो बी हमारा मोनो वेरिएंट, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें। और ओ की बात करें तो ओ हमारा नॉन वेरिएंट, 1 भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है, आप बात समझ में आ रही है, बता दो अगर देखो समझ में आ रहा है, अच्छा है, लगता है, कुछ लग रहा है कि हाँ हमने इससे गेन किया है, आज तक कुछ डाउट्स थे क्लियर हुए हैं, ये प्रैक्टिस ऐसी हो गई है कि हाँ चलो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है सब्जेक्ट में, तो एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ सकते हो पीछे, एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ सकते हो
मोटिवेट करता है वो पॉजिटिव कमेंट। मुझे तो खैर क्या ही मोटिवेट करेगा, मुझे तो पता ही है मैं अच्छा पढ़ा ही रही हूँ, मेरे मोटिवेशन के लिए नहीं है, मुझे मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वो मत सोचना, मुझे तो पढ़ाना ही है यहाँ आके, तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, मेरे को तो आता ही है, मेरी तो क्या रिवीजन कराते रहते हो तुम। मोटिवेशन होगा और बच्चों के लिए जो देखकर पॉजिटिव कमेंट्स देखकर उन्हें लगता है चलो हम भी देख लेते हैं, उससे आप ही का फायदा है। वो ये उस दिन कंपटीशन की भावना मत ले आना मन में, ठीक है, और कोई पढ़ लेगा तो, अरे ऐसे नहीं होता। जब आप देखोगे ना कि लोग भी कर रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो आप भी अपने आप को पुश करोगे, और जब हम अपने आप को पुश करते हैं ना, तो देखना अपना हम अपने अंदर से कुछ अच्छा ही बेसिकली निकाल कर लाते हैं, अच्छा ही रिजल्ट मिलता है हमें। ठीक है, अपने आप को निखारना होता है हमें, दूसरों को पीछे नहीं धकेलना होता, हमें खुद को आगे बढ़ाना होता है। चलिए प्रवचन छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और करना चाहोगे क्या क्वेश्चंस, या आज के लिए बहुत है? टू कंपोनेंट सिस्टम पे तो बहुत सारे कर लिए क्वेश्चन, चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन भी खत्म हो गए अब तो, कोई नहीं, क्वेश्चंस तो बहुत है मेरे पास, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, तुम करते जाओ बस। चलो इसका आंसर दीजिए। ये देखो, अब ये थोड़ा डरावना सा कर्व लग रहा होगा सबको, ये बेसिकली क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड। ए है, बी है, ए और मैग्नीशियम, हाँ ये सब, इसको चलो, ये जैम का अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी जैम 2007 का आया हुआ क्वेश्चन, इसको करिए जरा। टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम है, कौन कौन से हैं टू कंपोनेंट, एक मैग्नीशियम एक जिंक, मैग्नीशियम जिंक सिस्टम है। देखो नीचे कॉम्पोजिशन दी हुई है, ये जिंक है, यानी कि ये प्योर जिंक की बातें की हुई है यहाँ पर। ये हमारा मैग्नीशियम है, ये प्योर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हो गया। कहता है इन दोनों से मिलकर एक कंपाउंड बनता है, कॉन्ग्रुएंट कंपाउंड आ गए यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड्स कोई बता सकता है? कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही मेल्ट होते हैं। अब आप कहोगे मैम ये कैसी डेफिनेशन हुई, हर कोई अपने मेल्टिंग पॉइंट पर ही तो मेल्ट होता है, आप कह रहे हो ये वो कंपाउंड है जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होते हैं। अरे मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही वो है। देखो क्या होता है समझो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे Ab2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं ना, तो मान लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करता है 150 हम हीट कर रहे हैं, 70 80 90 100 ऐसे बढ़ रहे हैं, 150 अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले या तो ये टूट जाएगा, अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, कुछ और बना लेगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ करता है, मान लो ये Ab2 टूट कर बी बना लिया इसने, बी प्लस, मतलब कहने का मतलब है बी इसमें से सेपरेट आउट हो गया, बी में टूट गया ये, तो क्या हमारे सिस्टम की कॉम्पोजिशन नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। अब जो हमारे पास मेल्ट था, जिसमें पहले Ab2 था जो चीज पहले, अब वो यहाँ Ab2 नहीं रहेगी, कुछ चेंज हो जाएगी, क्योंकि कुछ बी उसमें से बाहर निकल चुका है, बी बाहर निकल गया ना, तो अब AB की पहले जो कॉम्पोजिशन थी वो नहीं रही, बी कम हो गया, वहां से ए बढ़ गया। तो कॉम्पोजिशन जब बदल जाती है मेल्टिंग पॉइंट की पहले बाद में, मतलब मेल्टिंग से आने, मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही ये काम हो गया, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ये इनकॉन्ग्रुएंट, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड्स, मतलब जो अपने मेल्टिंग कंपाउंड पे मेल्ट नहीं होते, मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते। इनका मेल्टिंग पॉइंट लेटर सपोज कुछ था 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले ही ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, टूट जाते हैं। अब टूट गए तो बचे हुए सिस्टम की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, Ab2 जो सिस्टम था उसमें से कुछ बी बाहर निकल गया, तो यहाँ जो भी मेल्ट रहेगा उसमें कॉम्पोजिशन बदल गई, कॉम्पोजिशन बदल गई तो मेल्टिंग पॉइंट बदल गया। अभी तो समझाया था पीछे कॉम्पोजिशन इम्प्योरिटीज का खेल, अगर कॉम्पोजिशन बदलेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इफेक्ट होगा। तो ऐसे कंपाउंड जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट नहीं होते, उससे कम पे, जनरली कम पे मेल्ट होंगे, कम पे ज्यादा, क्योंकि टूट जाता है कंपाउंड, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो नहीं टूटते, एज इट इज रहेंगे, मतलब अगर हमने Ab2 लिया है तो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आने पे भी वो Ab2 ही रहेगा, कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम, कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड हमने बनाया,
MgZn2, और MgZn2 में किस कॉम्पोजिशन पे बना वो भी दे रहा है यहां पर इस पॉइंट पर। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फॉर्मेशन ऑफ MgZn2, मतलब इस पॉइंट को हम कह सकते हैं इट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम MgZn2। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ MgZn2, ये वाला पॉइंट ये। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना होता है ऐसे कर्व्स में। इसने कॉम्पोजिशन भी दी हुई है, देखो कितनी मोल फ्रैक्शन पे बन रहा है, Mg की मोल फ्रैक्शन जब हो गई 0.33, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, सब प्लॉट कर देंगे। अब ऐसे कर्व्स बहुत इजी होते हैं प्लॉट करने, आपको कुछ नहीं करना। ये जिंक है, ये MgZn2 है, इन दोनों का एक कर्व बना दो 2 कंपोनेंट वाला, इसको छुपा लो, ये मैंने छुपा लिया इतना। ठीक है, सिर्फ आधा कर्व देखो, इस आधे कर्व में आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों को मिला दो, दोनों का एक यूटेक्टिक पॉइंट होगा, वहां से मिला दो, वो भी दिया होगा। ठीक है, सिमिलरली जब इस साइड का ड्रॉ करोगे तो इस साइड इसको छुपा दो, इतना हिस्सा छुपा दो। समझ लो ये एक फेज डायग्राम है 2 कंपोनेंट सिस्टम का, जिसमें से एक कंपोनेंट हमारा Mg है, मैग्नीशियम है, और एक कंपोनेंट ये कंपाउंड है MgZn2। बस दोनों को इस तरीके से डिजाइन बना देना। ठीक है, ये इसका यूटेक्टिक टेम्परेचर है इन दोनों का, ये इन दोनों का यूटेक्टिक टेम्परेचर है। तो बताओ कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसके नीचे तीनों ही सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो हम कहेंगे ये वाला। इस टेम्परेचर के नीचे तीनों सॉलिड है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें डील करना होता है कॉन्करेंट मेल्टिंग कंपाउंड के साथ। अब इसमें हमसे पूछा था पूरे क्वेश्चन में 7 नंबर जो रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 6 नंबर, ये क्या होगा 6 नंबर पे? तो मैंने बताया था जैसे इतना हम हिस्सा पढ़ते हैं अगर, तो ये नीचे जो होता है ये प्योर सॉलिड का रीजन होता है, मतलब अब ये भी सॉलिड बन गया और ये भी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड मैग्नीशियम एंड सॉलिड मैग्नीशियम Zn2, MgZn2। This represents 2 phase region between solid Mg, Mg था कि Zn था? Mg, solid Mg and solid MgZn2, 2 phase region। 2 phases होंगे ना, 2 सॉलिड है अलग अलग, अरे बोल दो, अलग अलग रीजन देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखो ये तो लिक्विड है, यहां पर ये जिंक है, तो इस रीजन में हमें क्या मिलेगा? इस पूरे रीजन में जिंक और उसका मेल्ट। इस रीजन में क्या मिलेगा? ये MgZn2, इसका सॉलिडिफिकेशन चल रहा है, तो यहां हमें मिलेगा MgZn2 और मेल्ट। इस रीजन में भी सेम वही MgZn2 प्लस मेल्ट। इस रीजन में मैग्नीशियम और मेल्ट, यहां दोनों सॉलिड बन गए, कौन दोनों? ये और ये। यहां भी दोनों सॉलिड बन गए, कौन और कौन? ये और ये, यानी कि MgZn2 सॉलिड, और ये कौन सा सॉलिड था यहां पर? Zn सॉलिड, दोनों सॉलिड बन गए। ठीक है, यूटेक्टिक लाइन के नीचे लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तुम तो ये याद रखो, लिक्विड खत्म हो जाता है। आई होप देखो समझ में आ गया होगा। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए बेस्ड ऑन 2 कंपोनेंट सिस्टम, बहुत सारी चीजें मैंने पूरा एक तरीके से टॉपिक पढ़ा ही दिया आपको। अरे इतने लेक्चर्स तो मैं क्लास में पढ़ाने में भी नहीं लेती जितने आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैंने चीजें बता दी है। आ रहा है समझ में? तो देखो अगर इसी तरीके से चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे, तो समझ में आ रहा है आपको, तो सबसे पहले तो आपको लाइक तो करना ही है सेशन को, उसमें तो मैं क्या ही बोलूं, सब्सक्राइब भी आपको करना ही है, पॉजिटिव कमेंट्स भी आप छोड़ सकते हो, छोड़ना ही है वो भी। ठीक है, और बैच ज्वाइन करना है, कोई डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो या किसी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं, वो एग्जाम की तैयारी करनी है, या देखो जो ये क्वेश्चंस मैं लाती हूँ आप उनका सोर्स ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ ये हमारे बुकलेट के ही क्वेश्चंस हैं, जो मटेरियल हम बच्चों को देते हैं पढ़ने के लिए, ये वो मटेरियल है। आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलते हैं, इवन वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलते हैं सारे क्वेश्चंस के। किसी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल बहुत जरूरी है, और ये वही है पूरा ऑथेंटिकेटेड, एररलेस। ठीक है, जैसा आपके एग्जाम में आना चाहिए क्वेश्चंस, उसी तरीके के क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप अगर ये मटेरियल आप चाहते हैं तो उसका भी आप नीचे आपको टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, स्टडी मटेरियल आप ले सकते हैं। बैच कोई ज्वाइन करना है तो उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली हमसे पढ़ना चाहते हैं, बाकी लाइव तो यहाँ आना ही है, डेली फिजिकल के लिए तो लाइव आना ही है। ठीक है,
टाइमिंग्स क्या रहेंगी, कब सेशन है नहीं है, वो अगर थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे होता है उसके बारे में आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाती है, सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को, ठीक है। बाकी हमारे जो बच्चे हैं उनको तो ऐप पे भी नोटिफिकेशन मिल ही जाती है। चलिए तो आज का सेशन खत्म करते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम अब कुछ नया करेंगे। अभी हमने फेज इक्विलिब्रियम के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब वैसे इसमें एक टॉपिक रह गया है क्लॉसियस क्लिपरन, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, कवर करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में सब लोग ये भी सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जो लूं मैं। अब पढ़ाऊंगी नहीं, देखो हाँ पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिसिंग करेंगे हम, जैसे हमने अभी तक इसकी इन टॉपिक्स की है। चलिए बच्चों, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।